हेलो एवरीवन, वेलकम टू दृष्टि जुडिशरी। आई एम निवेदिता राजे और अपनी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे हम, जिसमें हम पढ़ रहे हैं एक कंपैरेटिव एनालिसिस पुराने क्रिमिनल लॉज का और जो अब नए लॉज आ गए हैं उनके साथ। ठीक है, तो हमने डेफिनेशन क्लॉज पढ़ा था अपनी पुरानी क्लास में, जिसमें हम आईपीसी और बीएनएस के डेफिनेशन क्लॉज को कंपेयर कर रहे हैं। आज के सेशन में हम डेफिनेशन क्लॉज को ही कंपेयर करेंगे, लेकिन वो डेफिनेशन क्लॉज सीआरपीसी का और बीएनएसएस का है। ठीक है, तो चेंज तो आया ही ऑब्वियसली, सीआरपीसी से ज्यादा और कॉम्पोजिशन में बड़ा है बीएनएसएस। तो जो नया डेवलपमेंट हुआ है ओवर द इयर्स, जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से प्रोसीजर काफी हद तक चेंज हो गया है और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक मीन्स को इंक्लूड कर दिया गया है। सीआरपीसी में वो सब कुछ कवर नहीं था एक्सप्रेसली, लेकिन वो एज ए यूजुअल मीन्स ऑफ प्रैक्टिस अडॉप्ट हो गया था। बीएनएसएस में उसे एक्सप्रेसली प्रोविजनल एस्पेक्ट के साथ इंक्लूड कर दिया गया। ठीक है, तो चैप्टर 1 जो है बीएनएसएस का प्रीलिमिनरी चैप्टर, वो डेफिनेशंस को कंटेन करता है और कोर्ट्स की पावर को कंटेन करता है। कॉम्पोजिशन दोनों का ही सेम है। सीआरपीसी के भी चैप्टर 1 में सेक्शंस 1 to 5 थे और बीएनएसएस में भी 1 to 5 ही है। सीआरपीसी के डेफिनेशन क्लॉज का जो पहला क्लॉज था, सेक्शन 2 क्लॉज 1 क्लॉज ए, वो बेलेबल ऑफेंस को डिफाइन करता था। क्या होते हैं बेलेबल ऑफेंसेस? कुछ ऑफेंसेस जो थे वो आईपीसी के शेड्यूल 1 में लिस्टेड थे। वो शेड्यूल 1 कहता है कि इसमें जितने भी ऑफेंसेस लिस्टेड हैं वो बेलेबल कहलाएंगे। मतलब अगर इन ऑफेंसेस का चार्ज किसी अक्यूज पे, सस्पेक्ट पे लगाया जाता है और उस चार्ज के एवज में उसे कस्टडी में ले लिया जाता है, तो वो बेल कोर्ट से एज अ मैटर ऑफ राइट डिमांड कर सकता है। ठीक है, ये होता है बेलेबल ऑफेंस, जहां पे अ सस्पेक्ट और एन अक्यूज्ड कैन डिमांड बेल एज अ मैटर ऑफ राइट। वहां पे अगर वो बेल प्रेजेंट या बेल को फर्निश करने की पोजीशन में है, तो कोर्ट उसके इस क्लेम को रिजेक्ट नहीं कर सकता। कोर्ट इज अंडर अ ड्यूटी टू ग्रांट हिम बेल इफ ही इज एबल टू फर्निश वन। ठीक है, यही है बेलेबल ऑफेंस, सिंपल। ए जो है, ए क्लॉज बीएनएसएस का ऑल्दो बेलेबल ऑफेंस को डिस्कस नहीं करता है, देयर हैज बीन एन एडिशन। तो इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग बेलेबल ऑफेंस, दिस ऑफेंस एक्चुअली कवर्स ऑडियो, वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक। अब कोविड के बाद एक्चुअली ये ज्यादा ट्रेंड में आया, जहां पे कोविड में लॉकडाउन हो गया, कर्फ्यू लग गए, लोगों का घर से बाहर निकलना बंद हो गया, ऑफिसेस बंद हो गए। अब जब सब ऑफिस बंद हुए तो भाई कोर्ट्स भी बंद हो गए। ठीक है, लेकिन अब जस्टिस के एडमिनिस्ट्रेशन को एक हद तक ही डिले किया जा सकता है। भले ही कर्फ्यू था, सब था, लेकिन क्राइम्स नहीं रुक रहे। राइट, इनफैक्ट डोमेस्टिक वायलेंस के, क्रूअल्टी अगेंस्ट मैरिजेस के जितने भी क्राइम थे, वो लॉकडाउन में उनमें एक इंक्रीज देखा गया। तो उसको एडजुडिकेट करने के लिए, लोगों के राइट्स को एनफोर्स करने के लिए जरूरी है कि क्रिमिनल मशीनरी, जुडिशियल मशीनरी एक्टिव रहे। लेकिन लोगों को तो नहीं बुला सकते भाई घरों से, क्योंकि सरकार ने बंद करके रखा है, इट्स नॉट सेफ। तो क्या करेंगे? तो इसलिए टेक्नोलॉजिकल मीन्स का सहारा लिया गया और कोर्ट्स की एक ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू की गई, जहाँ पे एक वकील, एडवोकेट, विटनेसेस एक्सेट्रा, किसी को भी कोर्ट आने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जजेस ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंस से या वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू हियरिंग भी कर लेते थे, एविडेंसेस को टेस्टिफाई भी कर लेते थे, और पूरा का पूरा ट्रायल जो है वो इसी तरह से हो जाता था। अब उसी दौरान महसूस किया गया कि भाई फिजिकल प्रेजेंस की उतनी जरूरत है नहीं, इफ यू थिंक अबाउट इट। आजकल के टाइम में जब दुनिया इतनी छोटी हो गई है, प्रोसीजर को बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा करने का कोई मतलब नहीं रह गया। जैसे बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं ट्रायल में जो बहुत लंबा टाइम ले लेते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स से कि एक केस में 6 प्राइम विटनेसेस हैं और वो 6 अलग अलग दुनिया के कोनों में बैठे हुए। उनको प्रोक्योर करना या फिर उनको प्रोड्यूस करवा पाना, कोर्ट में बुला पाना एक बहुत ही मुश्किल बात है ना? कब अपनी कन्वीनियंस पे आ पाएंगे? विदेश से एकदम से आया भी नहीं जाता। तो अब क्या किया जाए भाई? अब जब तक उनकी टेस्टिमनी नहीं होगी तब तक केस आगे नहीं बढ़ेगा। केस आगे नहीं बढ़ेगा तो बाकी के स्टेप्स नहीं हो पाएंगे, प्रोसीजर हॉल्ट पे आ जाएगा। बस यही कारण होता था। इस तरह के और भी बहुत सारे रीजंस थे कि भाई केसेस की जो ड्यूरेशन है वो कितने कितने साल चल जाती थी। ठीक है, अब वो
अब सस्पेक्ट जो है, और भी बहुत सारे छोटी छोटी चीजों में डिजिटल एडवांसमेंट में बहुत मदद की, पुलिस की, जजेस की। अब कोई बहुत ही सीरियस ऑफेंडर है, डकैत टाइप या बहुत मोस्ट वांटेड टाइप ऑफ क्रिमिनल है ना, उसके पॉलिटिकल कनेक्शंस भी हैं, बहुत कुछ है। अब उसे जेल से कोर्ट तक लेकर आना है, वो जो पूरा रास्ता था जेल से कोर्ट तक लाने का, वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाया करता था, क्योंकि ऑब्वियसली सम पीपल आर वेरी वेरी कनेक्टेड, तो उसे कोई रिलीज करवाने की कोशिश कर सकता है, पुलिस पे कोई अटैक कर सकता है, जबरदस्ती का वायलेंस एंसू कर सकता है, प्लस हो सकता है कोई अपने जस्ट बिकॉज दे आर स्कैर्ड कि भाई ये अगर पकड़ा गया तो शायद मैं भी बच नहीं पाऊंगा, तो उसे मरवाए जाने की भी कोशिश की जा सकती है। वो बहुत ही किसी सीरियस केस में बहुत ही इंपॉर्टेंट एविडेंस हो सकता है, तो उस एविडेंस को टेम्पर करने की भी कोशिश की जा सकती है। तो ये सारी चीजें कैसे रिजॉल्व हो सकती है? ऐसे हो सकती है कि उसे जेल से बाहर ही मत निकालो, अगर वो कस्टडी में है तो वहीं पे उसको रखो, और जो भी कुछ होना है उसकी टेस्टिमनी, आइडेंटिफिकेशन सब ऑडियो वीडियो से करवा दो, है ना, कंप्यूटर से करवा दो, तो ऑब्वियसली सब इजी हो गया। मैकेनिज्म जो था वो इतना कम्बरसम नहीं रहा। जो डॉक्यूमेंट्स, एविडेंसेस, प्रोसेस जिनमें सब में फिजिकल फॉर्मेट की जरूरत थी, उसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है, और ये जुडिशरी को समझ आने लगा, स्पेशली ड्यूरिंग कोविड। इनफैक्ट कुछ वर्चुअल कोर्ट्स भी स्टैब्लिश किए गए। फॉर एग्जाम्पल, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जो सेक्शन 138 है, उसके एडजुडिकेशन के लिए जो कोर्ट्स बैठते हैं वो वर्चुअल ही होते हैं। हालांकि एविडेंसेस फिजिकली भी फॉर्मेट में प्रेजेंट करने पड़ते हैं, स्कैन कॉपी एंड ऑल, लेकिन बाकी सब कुछ, चाहे वो पूरा 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 ट्रायल वर्चुअल कोर्ट्स में वीसी से हो जाता है, वीडियो कॉन्फ्रेंस। अब प्रोसीजर जो है वो इस चीज को मना नहीं कर रहा, ऑब्वियसली प्रोसीजर एग्जॉस्टिव नहीं था, इट वाज ऑलवेज इंक्लूसिव, और इसी तरह के एडवांसमेंट को फोर्स ही करते हुए शायद इनहेरेंट पावर्स के क्लॉज को डाला गया, ताकि अगर एडवांसमेंट होता है, सोसाइटी डेवलप होती है और प्रोसीजर को चेंज करने की जरूरत पड़ती है, तो कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर्स को यूज करके ऐसा कर सकते हैं। यही किया गया, क्योंकि प्रोसीजर एक्सप्रेसली इस चीज पे बात नहीं कर रहा था, इसलिए कोर्ट्स ने अपनी पावर्स को यूज करके इस तरह के मैकेनिज्म को अलाउ भी कर दिया और उसे प्रैक्टिस भी करने लगे। अब ये जो नया बीएनएसएस है, ये इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ अलाइन ही कर रहा है, और यही है चेंज। ठीक है, तो सीआरपीसी और बीएनएसएस में जो मेजर चेंज और डिफरेंस है वो इतना ही है कि सीआरपीसी जहां 1970s को, 70s 80s को केटर कर रहा है, वहां बीएनएसएस करंट सोसाइटी को, करंट ट्रेंड को और करंट डेवलपमेंट को केटर करता है, उसके साथ चलता है। ठीक है, तो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन दे रखी है, मीन शैल इंक्लूड यूज ऑफ एनी कम्युनिकेशन डिवाइस for the purposes of video conference, recording of processes of identification, search and seizure of evidences, transmission of electronic communication, मतलब कोई भी ऐसा पर्पस जिसे फुलफिल किया जा सकता है एक इलेक्ट्रॉनिक मीन से, जहाँ पे फिजिकल प्रेजेंस, फिजिकल सबमिशन, फिजिकल टेस्टिफाइंग, टेस्टिमनी की जरूरत नहीं है, और इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर उसे बहुत ही इजीली कम टाइम में उसको फुलफिल कर सकते हैं उस पर्पस को, तो उन्हें यूज किया जाना चाहिए। और अब ये एक प्रोसीजर का एस्पेक्ट है, मतलब आप फिजिकल प्रेजेंटेशन एंड एवरीथिंग नाउ इज नॉट नेसेसरी कंप्लायंस। इफ एट ऑल किसी भी वजह से आपको इस मीन्स पे रिजॉर्ट करने की जरूरत है, तो आप कर सकते हैं, क्योंकि सीआरपीसी अब इसे एक्सप्रेसली इंक्लूड करता है ना। तो अब जो भी कुछ इनहेरेंट पावर्स को यूज करके हो रहा था, अब वो प्रोसीजरल एस्पेक्ट का एक एस्टैब्लिश्ड पार्ट है। ठीक है, तो डेफिनेशन ए जो है बीएनएसएस की, वो बेलेबल ऑफेंस को कवर नहीं करती है, इसको कवर करती है। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। चार्ज 21B डिफाइन करता था चार्ज को सीआरपीसी में। ये आप लोगों ने शायद याद भी किया होगा, क्योंकि जुडिशियल एग्जाम्स में, प्रीलिम्स में ये सवाल सीधा ही सीधा आ जाता है। डेफिनेशन क्लॉज का सेक्शन आपसे पूछ लिया जाता है, नहीं तो सेक्शन पूछ के आपसे पूछ लिया जाता है कि सेक्शन में क्या डिफाइंड है। तो इसीलिए इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे पढ़ना जरूरी है और याद भी करना जरूरी है। ठीक है, तो सीआरपीसी का 2B जो था वो चार्ज को डिफाइन करता था। चार्ज भी आप सबको पता ही होगा, नहीं पता है तो मैं समझा देती हूँ। चार्ज बेसिकली वो एक्यूजेशन है जो लगाया जाता है इन्वेस्टिगेशन के दौरान।
तो जब भी इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है एफआईआर के बाद, तो एक एक आईओ होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जो इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, इंक्वायरी होती है, एविडेंस का एग्जामिनेशन होता है। इन्वेस्टिगेशन इज अ वेरी लॉन्ग लेंदी प्रोसेस। तो उसमें जितना भी उसे जो भी उसकी फाइंडिंग्स होती हैं आईओ की, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की, वो उन सारी फाइंडिंग्स को रिकॉर्ड करता चलता है। तो उस ट्रांजैक्शन में जिसकी शिकायत की गई है कि उसमें क्राइम हुआ है, उसमें कई बार सिर्फ वही क्राइम नहीं होता और बहुत सारी चीजें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक आदमी घुसा घर में और उसने मर्डर कर दिया, तो ही इज नॉट जस्ट गिल्टी फॉर मर्डर, ही इज नॉट जस्ट अ सस्पेक्ट ऑफ मर्डर। उस मर्डर को करने के लिए उसने बहुत कुछ और किया होगा, जैसे वो घर में घुसा है, हाउस ब्रेकिंग है, क्रिमिनल ट्रेसपास है, ठीक है, उसने हो सकता है कुछ मारपीट भी की हो, तो देयर माइट बी ग्रीवियस हर्ट और हर्ट डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो वही कि एक ट्रांजैक्शन में बहुत सारे क्राइम्स एंसू करते हैं, नॉट जस्ट वन सिंगल क्राइम, बट उस क्राइम तक पहुंचने के लिए, उसे अकॉम्प्लिश करने के लिए आदमी बहुत सारे नेसेसरी स्टेप्स लेता ही है, ठीक है। और वो कई बार वो नेसेसरी स्टेप्स जो होते हैं उसकी इंटेंशन को फुलफिल करने के लिए, वो इन इटसेल्फ क्राइम्स होते हैं, ठीक। तो वो दैट पर्सन इज नॉट जस्ट accused or suspect of one single crime, he might be guilty of several। तो ये सारे के सारे क्राइम्स, सेक्शंस होते हैं जो उस पर लगा दिए जाते हैं कि इसने ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, उसे चार्ज कहते हैं, ठीक है। तो अ पर्सन इज चार्ज्ड विद एन एक्विजिशन। तो जब ये केस डायरी जो आयु प्रिपेयर करता है, सारी अपनी फाइंडिंग्स वगैरह लिखता है और ये डिस्कवर करता है कि क्या क्या क्राइम्स हुए, उन सबको चार्जेस कहा जाता है। केस डायरी कोर्ट में प्रेजेंट कर दी जाती है। अगर आईओ को लगता है कि वाकई कुछ क्राइम हुआ है, तो वो चार्जशीट फाइल कर देता है, मतलब अपनी केस डायरी के बेसिस पे उसे जो जो क्राइम्स मिले हैं उस ट्रांजैक्शन में कमिटेड, उन सबको वो सेक्शन वाइज लिख देगा, और वो किस किस आदमी ने, उन कौन कौन, मतलब किस किस इंडिविजुअल पे क्या क्या सेक्शन और एक्यूजेशंस लगेंगे, वही एक्यूजेशंस चार्ज, ठीक है, सिंपल भाषा में। तो सीआरपीसी में 2B जो था वो चार्ज को डिफाइन करता था। जो बच्चे नहीं समझे अभी भी मैं एक सिंपल तरह से समझा देती हूँ। और इमेजिन करिए ए है, ये सस्पेक्ट है, इसने मर्डर किया, ठीक है, लेकिन मर्डर करने से पहले इसने चोरी भी कर ली, थेफ्ट, ये घर में घुसा होगा तो क्रिमिनल ट्रेसपास भी है। अगर कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं तो हो सकता है हाउस ब्रेकिंग भी हो, ठीक है। हो सकता है चोरी को इफेक्ट करने के लिए इसने प्रॉपर्टी के साथ भी बहुत कुछ किया हो, जैसे तोड़ फोड़ दिया बहुत कुछ, तो हो सकता है इसने मिसचिफ भी किया। तो मिसचिफ के अपने आप में बहुत सारे सेक्शंस थे, ठीक है। जो आईओ है, लेट्स से वो बी है, वो जब इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसे सब कुछ नजर आता है कि भाई मर्डर भी किया, चोरी भी की, चोरी करने के लिए क्रिमिनल ट्रेसपास भी किया होगा, हो सकता है हाउस ब्रेकिंग भी हो, मिसचिफ भी हो। तो उसे जितने भी सेक्शंस नजर आ रहे हैं जो ए पे लगाए जा सकते हैं, वो सब कुछ वो सेक्शन वाइज लिख देगा, और यही सारे सेक्शंस इन्हें हम चार्ज करते हैं, ठीक है। और जिन शीट पे ये सेक्शंस मेंशन्ड होते हैं कि इसने ये किया है मेरी नजर में, उस शीट को चार्ज शीट कहते हैं, है ना, सिंपल है। यहाँ पे भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता में बी जो है वो चार्ज को डिफाइन नहीं कर रहा है, वो बेल को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। ये एक चेंज है। बेल आप सबको पता ही है, इट्स अ रिलीज ऑर्डर फ्रॉम कस्टडी। तो इन्वेस्टिगेशन के पर्पस के लिए कई बार सस्पेक्ट्स को कस्टडी में लेना पड़ता है, बहुत सारे रीजंस होते हैं उसके। सस्पेक्ट एविडेंस के साथ टेम्पर ना करे, या फिर फ्ली करने की कोशिश ना करे। कस्टडी में रहने का जो प्राइमरी रीजन होता है वो ये होता है कि इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में किसी भी तरह का इंटरफेरेंस ना हो, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस और बाकी जो आगे ट्रायल होगा, उस प्रोसेस को एफिशिएंटली और स्मूथली इंश्योर किया जा सके, और इस वजह से मतलब उसे श्योर करने के लिए, टू मेक श्योर कि एवरीथिंग इज बीइंग कंडक्टेड इन अ फ्री फेयर स्मूथ मैनर, कई बार कस्टडी में उस सस्पेक्ट को रखना जरूरी हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन, पूछताछ के लिए, इंक्वायरी के लिए भी उसको रखना कई बार जरूरी हो जाता है। तो वही ऑफेंस में बिफोर द ट्रायल एंसूज और बिफोर द ट्रायल इज कंडक्टेड, किसी भी वर्डिक्ट से पहले अगर अक्यूज या सस्पेक्ट इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस अपनी कस्टडी में ले लेती है, तो उसे अरेस्ट कहते हैं,
ठीक है। अब इस अरेस्ट से आदमी अपने आप को रिलीज करवा सकता है। अब रिलीज या तो वो बेलेबल ऑफेंस में होगा या फिर नॉन बेलेबल ऑफेंस में होगा। बेलेबल ऑफेंस हम समझ ही चुके हैं कि भाई बेलेबल ऑफेंस वो ऑफेंस है जिसमें बेल एज अ मैटर ऑफ राइट डिमांड की जा सकती है, और बाकी जितने भी ऑफेंसेस और शेड्यूल 1 में जो नहीं दे रखे वो सारे नॉन बेलेबल ऑफेंस है। बिल्कुल उल्टा है, जिन ऑफेंसेस में बेल डिमांड तो की जा सकती है लेकिन उसे ग्रांट करना कोर्ट का डिस्क्रेशन है। मतलब ये कोर्ट की मर्जी है कि आपकी आपकी उस डिमांड को वो फुलफिल करता है या नहीं। तो वो भाई बहुत सारे फैक्टर्स को एनालाइज करेगा कि आपको छोड़ देना, कस्टडी से रिलीज कर देना कहीं केस को नेगेटिवली इम्पैक्ट ना करे। तो अगर नहीं करेगा तो कोर्ट आपको बेल दे देगा, नहीं तो नहीं। ठीक है। बेलेबल ऑफेंसेस में कोर्ट के पास अपने इस वोलेशन को एक्सरसाइज करने की कोई पावर नहीं होती, बेल अगर मांग ले तो देनी ही पड़ेगी। ठीक, तो इसी को बेल कहते हैं, इट इज अ रिलीज ऑर्डर। तो रिलीज ऑफ अ पर्सन अक्यूज्ड और सस्पेक्टेड, यहाँ पे हम कन्विक्ट या अक्विट की बात नहीं कर रहे हैं, ये सब ट्रायल से पहले होता है, जो वर्डिक्ट होता है उससे पहले इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में अरेस्ट किया जाता है। ठीक है। तो अक्यूज सस्पेक्टेड ऑफ कमिशन ऑफ एन ऑफेंस फ्रॉम द कस्टडी ऑफ लॉ अपॉन सर्टेन कंडीशंस इम्पोज्ड बाय एन ऑफिसर और कोर्ट। ठीक है। तो कुछ कंडीशंस के साथ कि भाई आपको रिलीज भले ही कर दिया गया है लेकिन आप इस प्रोसेस में किसी भी तरह की बाधा नहीं डालेंगे, जब आपको कोर्ट बुलाएगा तब आप आएंगे। इन्वेस्टिगेशन में अगर मशीनरी को आपके कोऑपरेशन की जरूरत पड़ती है तो आप वो भी करेंगे। किसी भी तरह की बयान की, टेस्टिमनी की, किसी भी प्रेजेंटेशन की, एविडेंस की जरूरत पड़ती है तो आप कोऑपरेट करेंगे। ये सारी की सारी कंडीशंस लगा के आपको रिलीज किया जा सकता है। तो यही ऑर्डर जो आपको रिलीज करेगा उस कस्टडी से, इसे हम बेल कहते हैं। ठीक है। तो बेल जो है वो अब बीएनएसएस में बी में डिफाइंड। ओके। सेक्शन 2D जो था वो कंप्लेन को डिफाइन करता था। कंप्लेन जो है वो इट्स वेरी, मतलब कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कंप्लेन क्या है। कंप्लेन बेसिकली एक फॉर्मल एप्लीकेशन है मैजिस्ट्रेट को भेज देने, मतलब देने वाली। मैजिस्ट्रेट को जब एक इंडिविजुअल फॉर्मली एक एप्लीकेशन सबमिट करता है मैजिस्ट्रेट के पास, ये कहते हुए कि क्राइम का कमीशन हुआ है, या मतलब क्राइम के सारे डिटेल्स देते हुए, तो उसे कंप्लेन कहते हैं। ठीक है। अब बच्चे सवाल करते हैं कि एफआईआर क्यों नहीं कर रहे भाई, कंप्लेन क्यों कर रहे हैं, क्रिमिनल मैटर है, क्राइम हुआ है तो एफआईआर करनी चाहिए। तो एफआईआर भी होती है ऑफ कोर्स, लेकिन सीआरपीसी की ही स्कीम में एफआईआर सब ऑफेंसेस की नहीं हो सकती। ठीक है ना। तो एफआईआर सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की होती है, मतलब वो ऑफेंसेस जिनमें अरेस्ट की जा सकती है बिना वारंट के, कायदे में, मतलब ये यूजुअल प्रोसेस है, उन्हीं की एफआईआर होनी चाहिए। और जो नॉन कॉग्निजेबल केसेस होते हैं जनरली उनकी एफआईआर की जरूरत नहीं पड़ती है, एनसीआर कर देते हैं या तो पुलिस, या फिर कंप्लेन चली जाती है मैजिस्ट्रेट पे। अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि यहाँ पे हाँ अरेस्ट की भी जरूरत है, इन्वेस्टिगेशन की भी जरूरत है, तो वो ऑर्डर कर देता है। सिमिलरली सीआरपीसी की ही स्कीम में कुछ ऑफेंसेस ऐसे थे जिनमें एफआईआर नहीं की जा सकती थी, उनको सीधा मैजिस्ट्रेट को ही रिपोर्ट करना पड़ता था। बहुत सारे ऑफेंसेस हैं ऐसे। जब अडल्ट्री था ऑफेंस तब अडल्ट्री की भी कंप्लेन मैजिस्ट्रेट को ही जाती थी, एफआईआर नहीं होती थी उसकी। सिमिलरली बाइगेमी की कंप्लेन मैजिस्ट्रेट को जाएगी। और जितने भी ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज हैं, क्रूअल्टी 498A वगैरह, ये सारी कंप्लेन मैजिस्ट्रेट को जाती है। मतलब ऐसे लिस्ट कर रखे हैं सीआरपीसी में कि वो कौन कौन से ऑफेंसेस हैं, कौन कौन से चैप्टर में हैं आईपीसी के, जिनकी एफआईआर नहीं होगी, उनकी सीधी कंप्लेन होगी मैजिस्ट्रेट पे, और मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेकर फिर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करेगा, फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी और उसके बाद ट्रायल शुरू होगा। तो जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन मशीनरी है वो कुछ ऑफेंसेस में एफआईआर पे एक्टिव नहीं होती है, सीआरपीसी उन्हें कंप्लेन पे एक्टिव करता है। ठीक है। तो यही है कंप्लेन जो कि 21D में डिफाइंड थी। एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग टू अ मैजिस्ट्रेट with a view to his taking action under the court that some person, whether known or unknown, has committed an offense, but does not include a police report. पुलिस रिपोर्ट को कंप्लेन नहीं माना जाता है। ठीक है। अच्छा, 21D में कंप्लेन नहीं डिफाइंड है, इसमें बेल बॉन्ड डिफाइंड है। क्या होता है बेल बॉन्ड? बेसिकली क्या है कि जब रिलीज किया जाता है किसी भी इंडिविजुअल को, तो उसको कई बार यूं ही नहीं रिलीज करते।
ठीक है, उससे उसकी रिलीज की गारंटी किसी थर्ड पर्सन से ले ली जाती है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपने गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट को भी पढ़ा होगा, है ना, वो गारंटी फर्निश अगर थर्ड पर्सन करता है तो लोन मिल जाता है कि मैं गारंटी लेता हूँ, ये लोन देगा, नहीं देता है अगर ये नहीं दे पाता है तो मैं लोन चुकाऊंगा इसकी जगह। ठीक है, तो द गारंटी इज टू सिक्योर द लोन, कि किसी भी सूरत में किसी भी सिचुएशन में आपके लोन को वापस किया जाएगा, और इस चीज की गारंटी एक थर्ड पर्सन ले लेता है। तो बेल बॉन्ड बिल्कुल वही है कि आदमी जो है वो जो रिलीज की जो कंडीशंस है उनको फुलफिल करेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, तो इसको फर्निश करने वाला जो डॉक्यूमेंट है उसे बेल बॉन्ड कहते हैं। तो श्योरिटी कुछ पैसा देके, कुछ बेल अमाउंट देके उस आदमी को अपनी गारंटी पर रिलीज करवा लेता है कि भाई जितना भी कोर्ट का प्रोसेस है या इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है उसमें ये प्रेजेंट भी रहेगा, कोऑपरेट भी करेगा, जो जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो सब ये करेगा, आप इसे बस छोड़ दीजिए। द पॉइंट दैट ही इज अपियरिंग इन ऑल द हियरिंग्स, इन ऑल द प्रोसेसेस, एंड ही इज fully cooperating wherever he is required, this is something that I will make sure and I take guarantee of it। ठीक है, तो इस गारंटी को फर्निश करने वाला थर्ड पर्सन श्योरिटी कहलाता है, कुछ अमाउंट जमा करता है और सब कुछ जो ये डॉक्यूमेंट जो कंटेन करता है उसे बेल बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो अ पर्सन रिलीज ऑन थर्ड पर्सन गारंटी इज कॉल्ड अ बेल बॉन्ड। गॉट इट? सेक्शन 2E जो है वो हाई कोर्ट को डिफाइन करता था। हाई कोर्ट सबको पता ही है, इट इज द हाईएस्ट कोर्ट इन अ पर्टिकुलर स्टेट। ठीक है, मींस इन एनी रिलेशन टू अ स्टेट, द हाई कोर्ट फॉर दैट स्टेट। वही हाई कोर्ट जो है वो यूनियन टेरिटरी को भी केटर कर सकता है। तो सीआरपीसी डिफाइन करता था कि भाई एक हाई कोर्ट जो है वो अपनी इस पूरी स्टेट को तो केटर करेगा ही, लेकिन जो एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरीज हैं उनका जुरिस्डिक्शन भी इसी हाई कोर्ट के पास होगा। जैसे यूटीज के पास अपना एक इंडिविजुअल हाई कोर्ट नहीं है, वो एडजॉइनिंग स्टेट्स के जो हाई कोर्ट्स हैं उन्हीं के पास उन यूटीज का टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होता है। ये जीके का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली वगैरह में आ ही जाता है, इसको जरूर याद कर लें कि कौन कौन से हाई कोर्ट्स हैं जिनके पास अपनी स्टेट के अलावा और भी बहुत सारी यूटीज का जुरिस्डिक्शन है। ठीक है, तो सीआरपीसी में 2(1)E हाई कोर्ट को डिफाइन करता था, लेकिन बीएनएसएस में 2(1)E बॉन्ड को डिफाइन कर रहा है। अब बेल बॉन्ड जैसे हमने पढ़ा, थर्ड पर्सन गारंटी ले रहा है कि भाई जितना भी जो भी कुछ होगा मैं आई विल मेक श्योर कि ये करे। ठीक है, मैं अपनी गारंटी पर इसको लेकर जा रहा हूँ, मेरी गारंटी है कि ये कोऑपरेट करेगा। ठीक है, तो इट इज अ गारंटी दैट कम्स फ्रॉम अ थर्ड पर्सन। बॉन्ड इज बेसिकली अ गारंटी दैट कम्स फ्रॉम द अक्यूज्ड हिमसेल्फ। तो एक आदमी अपनी पर्सनल गारंटी पर जब रिलीज किया जाता है कि मैं आऊंगा, मैं ही करूंगा, कोऑपरेट भी करूंगा, अपीयर भी करूंगा, सब कुछ करूंगा, इसे बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस है। बेल बॉन्ड में देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ थर्ड पार्टी, बॉन्ड में अ पर्सन इज रिलीज ऑन हिज ओन गारंटी, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती। ठीक है, ऑब्वियसली जो बेल को सिक्योर करने के लिए पैसा तो देना ही पड़ता है, श्योर मतलब बेल बॉन्ड में थर्ड पर्सन देता है और बॉन्ड में आदमी खुद दे देता है, ये डिफरेंस है। अब इंडिया जो था वो डिफाइंड था सीआरपीसी में क्लॉज एफ में, क्योंकि ये प्री इंडिपेंडेंस लॉ है तो इंडिया को डिफाइन करना जरूरी था ऑब्वियसली, सारी ताकि टेरिटरीज जो थी वो कवर की जा सके, क्योंकि इंडिया उस टाइम पे काफी मतलब डाइवर्स था। बहुत सारे जो कंट्रीज अब इंडिपेंडेंट हो गए हैं, सेपरेट कंट्रीज हैं, वो उस समय इंडियन डोमिनियन का ही पार्ट थे। ठीक है, तो ये कोड किस इंडिया के किस किस पार्ट पे लगेगा इसको क्लैरिफाई करने के लिए इंडिया को डिफाइन किया गया। लेकिन अब ये डेफिनेशन जो है रिक्वायर्ड नहीं है, द टेरिटरी एंड एवरीथिंग इज क्वाइट क्लियर नाउ, इसलिए इस डेफिनेशन को बीएनएसएस में हटा दिया गया है, इट्स नो लॉन्गर देयर, ओमिट कर दी गई है। वन लेस सेक्शन टू रिमेंबर विच इज अ गुड थिंग। सिमिलरली इस तरह के बहुत सारे सेक्शंस हैं जिन्हें हटा दिया गया है। अब आता है 2(1)I जिसमें जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को डिफाइन किया गया था। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स बेसिकली वो सारी प्रोसीडिंग्स, सीआरपीसी कहता था प्रोसीडिंग्स जिसमें एविडेंस लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो एनी प्रोसीडिंग्स इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज टेकन लाइकली ऑन ओथ। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग सिंपली एक वही प्रोसीडिंग है जिसमें एविडेंस के एग्जामिनेशन पर, टेस्टिमनी पर कोर्ट डिसाइड करेगा कि आदमी गिल्टी है या नहीं। ठीक है, दैट इज व्हाट अ जुडिशियल प्रोसीडिंग इज इन सिंपल टर्म्स।
यहाँ पे 2(1)I जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को डिफाइन कर रहा है, जुडिशियल प्रोसीडिंग को डिफाइन नहीं कर रहा है। ठीक है, अब सोचने वाली बात है, जब बीसी का प्रोविजन आ रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का प्रोविजन आ रहा है, तो उसको पूरी तरह से डिफाइन किया जाएगा, एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट, एवरी फैसेट ऑफ इट, वन ऑफ विच इज इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। तो कोई भी कम्युनिकेशन, वेदर रिटन, वर्बल, पिक्टोरियल, इंफॉर्मेशन ऑफ वीडियो कंटेंट transmitted or transferred from one person to another using a device, ठीक है, by means of an electronic device including telephone, mobile phone, wireless telecommunication etc. तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को प्रोसीजरल स्कीम में एक वाइटल पोजीशन दे दी गई है कि इस डिवाइस के थ्रू जो भी कम्युनिकेशन है वो एडमिसिबल भी होगा और वो अलाउड भी होगा, इसीलिए इसे डिफाइन किया गया है। तो एनी कम्युनिकेशन डन थ्रू electronic device is accepted not just as an evidence but also as a valid form of procedure. तो प्रोसीजरल स्कीम में, ये पूरे के पूरे प्रोसीजर में, चाहे वो ट्रायल हो, चाहे इंक्वायरी, चाहे इन्वेस्टिगेशन, उसमें इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस को यूज किया जा सकता है, इसीलिए इसको स्पेसिफिकली डिफाइन किया है। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया सेक्शन 2K में डिफाइंड था, इसे भी हटा दिया गया है। ठीक है, प्लीडर की जो डेफिनेशन थी सेक्शन 2Q में, इसे भी रिमूव कर दिया गया है। प्लीडर आपको पता ही था। अब ये दोनों ही डेफिनेशन बीएनएसएस में आप नहीं देखेंगे। सिमिलरली प्रिस्क्राइब्ड जो डेफिनेशन 2(1)T में होती थी, उसे भी बीएनएसएस में ओमिट कर दिया गया। ठीक है, अच्छा, अब हमने पढ़ लिया कि भाई ए में बेल डिफाइंड था, अब ऑडियो वीडियो का इलेक्ट्रॉनिक डिफाइंड है। ठीक है, तो सेक्शन नंबर चेंज होता नजर आ रहा है। द क्वेश्चन इज कि क्या अब बेलेबल ऑफेंसेस को, चार्ज को, कंप्लेन को बीएनएसएस कवर कर ही नहीं रहा है? दैट इज नॉट द केस। बेलेबल ऑफेंस, चार्ज, जुडिशियल प्रोसीडिंग, हाई कोर्ट, जो भी अपने सेक्शंस में थे, वो अब अपने उन सेक्शंस में ना होके डिफरेंट नंबर्स पे या डिफरेंट सेक्शंस पे आ गया है। बीएनएसएस भी बेलेबल ऑफेंस को, चार्ज को, कंप्लेंट को, ठीक है, जुडिशियल प्रोसीडिंग को, हाई कोर्ट को, और बस मेरे ख्याल से इतने थे, इन सबको आज भी कवर कर रहा है विद डिफरेंट सेक्शन नंबर्स। ये याद करना जरूरी है क्योंकि ये एग्जाम में आने के चांस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, तो जहां बेलेबल ऑफेंस पहले 2(1)A में डिफाइंड था, वो अब 2(1)C में डिफाइंड है। ठीक है, आपसे ये सवाल नहीं पूछा जाएगा, मतलब ये बहुत अनलाइकली है कि आपसे पूछा जाए कि पहले कौन सा सेक्शन था और अब कौन सा सेक्शन है, लेकिन फिर भी फॉर एन एग्जॉस्टिव पर्पस और प्रिपरेशन आप एक बार इसे ध्यान रख लें तो कोई बुराई नहीं है कि पहला कौन सा सेक्शन था और अब कौन सा है। चार्ज को अब 2(1)F में डिफाइन किया जा रहा है। कंप्लेंट इज डिफाइंड इन 2(1)H। जुडिशियल प्रोसीडिंग इज डिफाइंड इन 2(1)J और हाई कोर्ट डिफाइंड है 2(1)M में। ठीक है, तो ये है चेंज। तो ये ऑफेंसेस अब डिफरेंट नंबर्स में डिफाइंड हैं, लेकिन डेफिनेशन वही है जो सीआरपीसी में थी। मीनिंग, कॉन्टेक्स्ट, डेफिनेशन, एवरीथिंग रिमेन्स एब्सोल्युटली द सेम। चेंज कुछ नहीं है। बेलेबल ऑफेंस, हाई कोर्ट, जुडिशियल प्रोसीडिंग जो सीआरपीसी में था वो आज भी वही। ठीक है, तो सीआरपीसी के डेफिनेशन क्लॉज से बीएनएसएस का डेफिनेशन क्लॉज कैसे डिफरेंट है वो हमने पढ़ लिया है। बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी एवरीथिंग एल्स रिमेन्स द सेम। ठीक है, तो एजेंडा जो था वो लॉ को रिप्लेस करके उसे पूरी तरह से बदल देने का कभी नहीं था। एजेंडा बस इतना था कि लॉ जो है वो कॉलोनियल एरा से बाहर निकल के एक नई टेक्नोलॉजिकली एडवांस सोसाइटी में फिट हो सके, इस तरह का उसे बनाना। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया। फिर मिलेंगे हम एक नए एस्पेक्ट के साथ जिसमें हम एविडेंस के डेफिनेशन क्लॉज को डिस्कस करेंगे। तो सब अपना ख्याल रखें, तब तक मेक श्योर कि आप इन वीडियोस को देख रहे हैं,
ये आपकी तैयारी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप इसे मिस नहीं कर सकते। ठीक है, तो 5:30 बजे रोज मंडे टू सैटरडे जरूर देखें ये वीडियोस। फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।